तो आर्ट्स को लेकर के बहुत सारी धारणाएं रहती हैं, है ना। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनको भी बाकी के बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो बहुत टॉर्चर करते हैं। आर्ट्स क्यों लिया है, आर्ट्स से क्या करोगे तुम लेकर के, बोलते ही होंगे ऐसा। शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ें फेस की होंगी। कई सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जो या तो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे या बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे या मैथ पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। तो वो टीचर्स कहेंगे इससे लेकर के क्या करोगे तुम, इसे कौन लेता है, इसे तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, इसे तो एकदम गधे बच्चे होते हैं वो लेते हैं इसको, तो इससे तो कुछ होता ही नहीं है आर्ट से। शायद आप लोगों ने ऐसा सुना होगा। मैंने कई टीचर, मुझसे कई सारे बच्चे कहते हैं हर बार आकर के, सर वो टीचर हमसे ऐसे कहते हैं कि आर्ट्स को लिया है, क्या करोगे आर्ट्स से, क्या होता है आर्ट्स से, है ना। तो सबसे पहले हमें आज यही चीज़ जाननी है कि ये सब गलत धारणाएं हैं। जो भी बच्चा तो खेल चलो ठीक है, अनसमझ है, वो कुछ जानता नहीं है, वो कुछ कह सकता है। लेकिन जब एक टीचर ये बात कहता है कि इसे लेकर के क्या होगा, तो ये बहुत ही चिंता की बात है ना। क्योंकि एक टीचर ये बात कह रहा है कि इसको लेकर के क्या होगा, उसको इतना ही नहीं पता कि कोई भी सब्जेक्ट फालतू नहीं होता। हर सब्जेक्ट के अपने फील्ड्स हैं और हर सब्जेक्ट में करियर बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है ना। आज मैं तुम्हें आर्ट्स के इतने सारे फील्ड्स बताऊंगा जहाँ पर आप लोग जा कर के अपना करियर सेट कर सकते हो, है ना, अच्छे से पढ़ के। लेकिन ज़रूरी है आप लोगों ने आर्ट्स को ढंग से पढ़ा हो, रटाना हो, है ना, अच्छे से समझा हो, और आगे चल के भी आप उसको अच्छे से समझें, पढ़ें, ना कि उसको रटें। ठीक है, तो ये हाँ, पंखा चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यूपीएससी में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो यही पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना। तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा नहीं है, इन सब्जेक्ट्स को जिया है ना, बैठ करके। तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बाकी अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग डिसाइड करना फिर कि आप लोगों को कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चिंता मत करो, तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर ऐसे पढ़ाना है ना। मुझे समझाने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप लोगों को लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो मुझे तुरंत बता देना कि सर हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से करो कुछ, तो हम कर लेंगे। ठीक है, चिंता की बात नहीं। सबसे पहली बात तो आप जान लें, जो आर्ट्स को सब्जेक्ट को जो लोग हल्का लेते हैं, हल्के में लेते हैं, ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है ना। ये रटने वाला सब्जेक्ट एकदम नहीं है, इसमें अच्छों की हवा खराब हो जाती है पढ़ने में, है ना। ये एकदम समझने वाला सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जो हमें बताता है समाज कैसे चलता है, जो हमें बताता है दुनिया कैसे चलती है, उसकी समझ देता है। ये हमें बताता है कि भूगोल राजनीति से कैसे जुड़ा है ना। हाँ, ये हमें बताता है कि भूगोल, राजनीति और जो तुम्हारे क्या नाम है वो इतिहास है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए विषय हैं। राजनीति, भूगोल और इतिहास, है ना, तीनों ही मेन सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के। फिर सोशियोलॉजी आता है और तुम्हारा इकोनॉमिक्स आता है ना। सोशियोलॉजी चक्कर ये है कि तुम्हें टीचर ऐसे मिले होंगे जो बोर कर रहे होंगे, पढ़ाई नहीं रहे होंगे, समझा ही नहीं रहे होंगे। नहीं तो सोशियोलॉजी ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत शानदार, है ना। आप लोगों को समाज के बारे में, समाज कैसे चलता है, समाज में रिश्ते कैसे बनते हैं, है ना, लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, जातिवाद कैसे बनाए, सारी चीज़ें, धर्म क्या है क्या नहीं है, कैसे चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया इंटरेस्टिंग है, उसमें समझने लायक है। आराम से आप लोग उसको, बस पढ़ाने वाला हो, अच्छे से रटाए ना, क्वेश्चन आंसर ना लिखाए, कहानियों की तरह उसको समझाए। जो कहते हैं ना कि आर्ट्स तो रटने वाला विषय है, उनसे एक बार पूछना, ये बताओ जितने भी युद्ध हुए थे पहाड़ों और नदियों के किनारे ही क्यों हुए थे? उसकी हवा खराब हो जाएगी, है ना, इस क्वेश्चन से। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझनी है ना। समझने वाला विषय है, ना कि रटने वाला विषय, है ना। अगर सोचो आज इंटरनेट बंद हो जाए तो इस समाज पर, इस अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
ये कोई हमें मैथ का टीचर नहीं बताएगा, ये कोई हमें बायोलॉजी का टीचर नहीं बताएगा, ये हमें कौन बताएगा, कौन समझाएगा, है ना, आर्ट्स के विषय ही समझाएंगे, है ना। जिसने इतिहास को ठीक से समझा होगा, जिसने समाज शास्त्र को ठीक से समझा होगा, जिसने ज्योग्राफी को ठीक से समझा होगा, जिसने राजनीति को ठीक से समझा होगा, है ना, वो समझाएंगे इसका महत्व, इसका आंसर। तो असल जिंदगी की समस्याओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, आर्ट्स में ही करते हैं, है ना। आप लोगों को पता है, जो लोग कहते हैं कि आर्ट्स से क्या ही करोगे, आप लोग भी ऐसा मानते हो कि आर्ट्स से कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है। बताओ क्या क्या कर सकते हैं आप लोग आर्ट्स से? आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, मीडिया में जा सकते हैं, शाबाश, राजनीति में भी जा सकते हैं, और यूपीएससी में भी बैठ सकते हैं, हाँ, यूँ तो तैयारी करके अपन जा ही सकते हैं रेलवे, तो उसमें कॉम्पिटिशन में एक पेपर होता है, वो भी आर्ट्स से चलता है। हाँ, अगर अपन फील्ड्स की बात करें तो सबसे पहले फील्ड्स सिविल सर्विसेज, जिसमें यूपीएससी एमपीपीएससी हो गया, है ना। इनमें आर्ट्स के बच्चे ही ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बैठते हैं, है ना, और वही बच्चे ज़्यादा क्रैक करते हैं। हालांकि क्रैक अब वो ज़्यादा कर रहे हैं जो क्या नाम है, उससे साइंस बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से है, वो क्रैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे जो सीसेट है उसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि जो मैथ वाले बच्चे हैं वो सीसेट को अच्छे से निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे आंकड़ा गड़बड़ा रहा है। लेकिन अगर वो सीसेट का पेपर हटा दिया जाए, जो कि हटाने की बातचीत चल रही है यूपीएससी में, अगर हट गया तो फिर आर्ट्स वाले बच्चों से कोई बाजी मार ही नहीं सकता यूपीएससी में। 2011 में इंट्रोड्यूस किया था सीसेट का पेपर, 2011 के बाद अब फिर से बातचीत चल रही है कि इस पेपर को हटा देना चाहिए। है नहीं, उसमें तुम्हारा मैथ आता है, रीजनिंग आती है, और कुछ जो तुम्हारे पैराग्राफ आते हैं सॉल्व करने के लिए, वो तुम्हारे ज्योग्राफी से उठा के दे देते हैं, उससे पॉलिटी से उठा के दे देते हैं, इकोनॉमिक्स से उठा के दे देते हैं कि पढ़ो, मतलब लेटेस्ट मुद्दे जो चल रहे होंगे, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, वो उठा सके वहाँ से, चाहे वो समाजशास्त्र का उठा के दे देंगे एक पैराग्राफ, हाँ, वो उठा के दे देंगे उसमें से। फिर आप लोगों की स्किल्स चेक की जाती हैं उसमें कि आप लोग पढ़ करके इसके सही आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। तो पैसेज बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने उसमें किए होंगे, इंग्लिश में पैसेज आते हैं करने के लिए, हिंदी में आते हैं, संस्कृत में आते हैं, एक पैसेज दिया होता है, उसके क्वेश्चन आंसर हमें निकालने होते हैं, ऐसे पैसेज से आते हैं उसमें, है ना, सीसेट के पेपर में। और वो पैसेज कहीं से भी आ सकता है, हिस्ट्री का भी आ सकता है, पॉलिटी का भी आ सकता है, ज्योग्राफी का भी आ सकता है, हाँ, कोई लेटेस्ट इश्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वहाँ से, है ना। तो आप लोगों का सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट यही होगा कि आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता रहूँगा, है ना। ये चीज़ें वो नहीं बता पाते तुम्हें जहाँ गए थे पढ़ने के लिए टीचर, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने तैयारी करी ही नहीं है यूपीएससी की, वो क्या ही बताएंगे तुम लोगों को कैसे क्या होती हैं चीज़ें। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फील्ड कौन सा है? आप लोगों ने क्लैट का नाम सुना है? क्लैट नहीं, क्लैट, CLAT, क्लैट का एक एग्जाम होता है। एक कंपनियां होती हैं, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनमें वकील होते हैं, जो कॉरपोरेट वकील होते हैं, है ना, वो बनते हैं इस एग्जाम से। कानूनी सलाहकार होते हैं कंपनियों के, जैसे तुम मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो और एक देश में नहीं चल रही, तुम्हारी 2-3 देशों में चल रही है कंपनी, क्या आप लोगों को उस कंपनी को कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो वो कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? आर्ट्स वाले होते हैं। क्लैट का एग्जाम दे करके जा करके वो कॉर्पोरेट में क्या बनते हैं? ये वकील बनते हैं, और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो तुम्हारे कानून के फील्ड में अगर जाना है तो क्लैट, वकील, जज और कानूनी सलाहकार, ये सब किससे बनते हैं? आर्ट्स से ही बनते हैं, है ना। एक और इम्पोर्टेंट फील्ड इसका मीडिया और संचार, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना। उसमें भी कौन से बच्चे आते हैं? आर्ट्स वाले बच्चे आते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, है ना। कौन होते हैं वो? आर्ट्स वाले होते हैं। पत्रकार कौन होते हैं? आर्ट्स वाले होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे पत्रकार बनते हैं। जो एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग का भी एक फील्ड होता है, वो भी आर्ट्स वाले ही होते हैं बच्चे। कंटेंट राइटिंग, ये जो तुम्हारा मीडिया है, मीडिया में जो तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, न्यूज को लिखते हैं, वो कौन होते हैं? आर्ट्स वाले ही होते हैं वो, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट फील्ड जो कि है तुम्हारा डिजाइनिंग का, इसका डिजाइनिंग का, वो भी तुम्हारे कौन होते हैं? आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ना डिजाइन में, फैशन डिजाइनर बन जाओ आप लोग, है ना। इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ आप लोग, है ना। इंटीरियर मतलब घरों के जो डिजाइन होते हैं ना, आर्टिस्ट जो होते हैं घरों में भी डिजाइन निकालते हैं बहुत सारे, वो कौन होते हैं? आर्ट्स की पढ़ाई करके जाते हैं बच्चे वो। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। और जो फिल्म मेकर्स होते हैं, कौन? फिल्म मेकर्स। तो फिल्म मेकर्स भी कौन होते हैं? आर्ट्स वाले ही होते हैं। सोचो कितने सारे फील्ड्स हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि हमें तो फिल्मों में काम करना है, तो करो भाई पढ़ाई और बन जाओ फिल्म मेकर। क्या आप डॉक्टर भी बन सकते हैं आर्ट्स से? नहीं बन सकते? बन सकते हैं, है ना। और साइंस नहीं लगता है। एक और तरह के डॉक्टर होते हैं जो दिमाग से मरीज होते हैं, दिमागी रूप से पागल। दिमागी रूप से पागल का मतलब नेगेटिविटी उनके माइंड में भरी हुई है। तो साइकोलॉजी हम कहाँ पर पढ़ते हैं? आर्ट्स में पढ़ते हैं ना। साइकोलॉजी किसका सब्जेक्ट है? ह्यूमैनिटी का ही सब्जेक्ट है, आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आगे चल के आप लोग साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे, है ना। जो लोगों की समस्याएं हैं, अरे मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, है ना, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, जो कि आजकल की कॉमन बीमारियां हैं, है ना। तो इनके सलाहकार कौन होते हैं? ये साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। आजकल इनका बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है साइकोलॉजिस्ट का। कोई भी परेशान होता है, पहुंच जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। और साइकोलॉजिस्ट उनकी बात को सुनता है अच्छे से और बढ़िया ट्रीटमेंट करता है उनका, है ना। उनकी सुनता है, फिर अपने उनको अच्छे से समझाता है। कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत होती है तो दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप आर्ट्स से डॉक्टर भी बन सकते हैं। हालांकि इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर नहीं, आप ये वाले डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। हाँ, आप सलाह दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि उसमें आप लोग पूरी की पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि ह्यूमन का जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है ना। तो आप लोग अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, आप लोग HR मैनेजर बन सकते हैं, है ना। ये सब मनोविज्ञान से ही पढ़ करके बनते हैं। और आप लोगों को इसमें आना है, एकेडमिक में पढ़ाने के लिए आना है, तो टीचर तो बन ही सकते हैं। BA करो, MA करो, B.Ed कर लो, आप टीचर बन गए, है ना। और आप लोगों को नहीं कि हमें तो प्रोफेसर बनना है, MA के बाद MPhil कर लो, PhD कर लो, आप प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। और आप प्रोफेसर बन गए, PhD कर ली, आप लोग पढ़ाओ, UPSC के साथ में तैयारी कर लो, आप UPSC के बच्चों को पढ़ाइए, है। आप लोगों ने मान लो MA कर लिया हिस्ट्री से MA कर लिया, फिर आप लोगों ने हिस्ट्री से PhD कर लिया। अब आपके बराबर कौन है? कोई नहीं। आप हिस्ट्री के मास्टर बन गए, आपको सब पता, आप लोगों ने जिस टॉपिक पर हिस्ट्री करी है, जिस सब्जेक्ट से हिस्ट्री करी है, उसका आपको सब कुछ आता है। फिर आप लोग बढ़िया UPSC के लिए पढ़ाइए। एक और फील्ड है इससे, है ना, जिसमें आप लोग जा सकते हो, और वो क्या है? विदेशी भाषा सीख लो। आर्ट्स वाले सीख सकते हैं विदेशी भाषा, है ना। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है बाकी फील्ड के लोगों से। मैथ वाला क्या कम्युनिकेट करता है, क्या भाषा सीखता है? कुछ नहीं। कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ना तो बायोलॉजी वालों को आती है ढंग से बात करना, ना मैथ वालों को आती है। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो किसकी ज़्यादा अच्छी होती है? आर्ट्स वालों की, क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा होता है। तो अगर ये बच्चे भाषाएं सीखते हैं, विदेशी भाषाएं, है ना, तो ज़्यादा चांसेस एम्बेसी में हो सकता है आप लोगों को जॉब मिल जाएगा। कहीं अपने देश की एम्बेसी में, किसी दूसरे देश में एम्बेसीज होती हैं, उनमें आप लोगों को चांस मिल सकते हैं जॉब के। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, वहाँ से इंग्लिश में बात हो रही है, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हो, या हिंदी में बात कर रहे हो, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे हो उसको, है ना। इंटरनेशनल टूरिज्म, लोग यहाँ से विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं,
आप इंटरनेशनल टूरिज्म में भी जा सकते हो एज अ कम्युनिकेटर, है ना, एज अ ट्रांसलेटर। तो कितने सारे मैंने आप लोगों को फील्ड्स गिना दिए, बहुत सारे। तो अगर कोई पूछे, कोई कहे कि आर्ट से क्या हो सकता है, तो उसके मुंह पर ऐसे फेंक के मारना कि देख आर्ट से क्या हो सकता है। आर्ट्स वाले ही हैं जो इस देश को चला रहे हैं, है ना। जितने भी अच्छे नेता बनते हैं वो आर्ट्स से ही बनते हैं, राजनीति पढ़ के ही बनते हैं, है ना, वो आर्ट्स का ही विषय है। और जितने भी IAS IPS हैं उनको आर्ट्स ही पढ़ना पड़ता है ना। UPSC में वो आर्ट्स के विषय ही पढ़ते हैं, तब वो IAS IPS बनते हैं। भले ही उन्होंने मैथ लिया है, कुछ भी लिया है, बायोलॉजी ली है, लेकिन UPSC की जब तैयारी करेंगे तो पढ़ेंगे तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ही, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। इसलिए आर्ट्स ले लो पहले ही, अगर आप लोगों की तैयारी का मन है तो, है ना। तो इतने सारे हम फील्ड्स के बारे में क्या करने वाले हैं, मतलब आप लोगों के लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप आराम से धूमधाम से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। क्या आप लोगों को समय रेखा के बारे में कुछ पता है? हाँ, टाइमलाइन। आपको ये रहा था कि अपने बात के लिए ये लाभार्थ पे नहीं, वो वाली टाइमलाइन की बात नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा ईसा पूर्व, अच्छा वो है ना। की बात, हाँ, पास्ट की बात कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है ना। ईसा पूर्व और मतलब वो BC और AC, इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना। ईसवी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 1789 ईस्वी, फलानी ईस्वी ठिकानी ईस्वी, है ना। और या ईसा पूर्व लिख करके आता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या है ईसा पूर्व, क्या है ईस्वी। तो हमको पहले ये आना चाहिए, है ना। देखो, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों को बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में है 0 लाइन के, ठीक है। ये वो 0 है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये टाइमलाइन कैसे तय की गई थी? प्रॉब्लम होती थी, है ना, इतिहासकारों को, कि इतना बड़ा इतिहास है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, डिवाइड कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे क्या हुआ है, घटनाएं कैसे चल रही हैं। तो इसके लिए एक टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ी, और वो एक टाइमलाइन बनाई गई। और टाइमलाइन में बीच में लिया गया शून्य, यहाँ पर हुआ था ईसा मसीह का जन्म। बोले कि हम इस शून्य को क्या कह देते हैं, ईसा मसीह का जन्मदिन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में, जैसे मैं इस शून्य पर खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा राइट साइड होगा और ये मेरा कौन सा होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जैसे आप लोग अभी बैठे हो उसी का सोचो, लेफ्ट और राइट, ठीक है। आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, है ना, वही आपका लेफ्ट राइट है, वही मेरा लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो 0 के जो लेफ्ट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं BC। क्या बोलते हैं? BC। BC का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, है ना। इसको BCE भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? BC या BCE, बिफोर कॉमन एरा। समझ में आया? इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, IST, ये BC का फुल फॉर्म हो गया। और BCE का बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ईसा हम मसीह के जन्मदिन से पहले, है ना। ईसा पूर्व बोला जाता है इसको हिंदी में, ईसा पूर्व। और 0 के जो राइट साइड का समय है इसको अपन बोलते हैं AD। क्या बोलते हैं? AD। या फिर अपन इसी को एक चीज और बोलते हैं TE, CE, है ना। AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी और CE का मतलब हो गया कॉमन एरा।
और हिंदी में अपन इनको बोलते हैं क्या, ईस्वी। क्या बोलते हैं, ईस्वी। ठीक है। अब मुझे बताओ, जीरो के मैं लेफ्ट में जाना शुरू करूंगा तो नंबर कैसे बढ़ेंगे, माइनस में होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर इधर कहाँ तक जाएंगे, बस 6 तक, नहीं इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। मैंने तो लिखे है 6 तक, अब बोर्ड पे तो मैंने नहीं लिख सकता ना सारे नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर आगे ऐसे 7 8 9 10 और इनफाइनाइट तक। और जीरो के राइट में भी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने 6 लिख दिया है, लेकिन 6 नहीं है। आपको समझना है कि ये इधर कंटिन्यूस चल रहे हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपन मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, कि माइनस के चलेंगे, आपने तो सर गलत लिख दिया, ऐसे नहीं होता है ना। मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये नंबर लाइन नहीं है। अब समय थोड़ी ना माइनस में होगा, है ना। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज ये बताओ आप लोग, अगर मैं लिख दूं 200 ईस्वी, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है 200 ईस्वी और एक लिखा है मैंने 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, है ना। इनमें से पहले का समय कौन सा है और बाद का समय कौन सा है, पहले का सर 300 वाले का जीरो वाला हो सकता है। 300 ईसा पूर्व बोला है मैंने और 200 ईस्वी बोला है। इसमें से ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय कौन सा है, 300 वाला, 300 वाला, है ना, क्योंकि उस पर ईसा पूर्व लिखा हुआ है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले कितने साल, 300 साल, है ना। और 200 ईस्वी लिखा है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय 200 साल। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने एक टाइम लिखा है 200 ईसा पूर्व। ठीक है, एक टाइम लिखा है 500 ईसा पूर्व। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है। एक घटना हुई है 200 ईसा पूर्व में, एक घटना हुई है 500 ईसा पूर्व में। आप लोगों को ये बताना है इनमें से पहले कौन सी घटना हुई होगी। 500 वाली पहले हो सकती है। बताओ कौन सी हुई होगी, सोच के बताओ थोड़ा सा। 500 वाली, 500 वाली, है ना, क्यों, तो इधर कोई ईसा पूर्व थोड़ा वो उसके हाँ, क्योंकि 500 ईसा पूर्व पहले हुई है ना। 500 ईसा पूर्व तो हमें नंबर लाइन पर और ज्यादा लेफ्ट में मिलेगा ना, 200 ईसा पूर्व तो हमें पहले ही मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 200 ईसा पूर्व वाली घटना हमारी पहले हुई होगी और 500 ईसा पूर्व वाली घटना जो है वो कब हुई होगी, बाद में हुई होगी, है ना। हेलो, हाँ पढ़ा ही रहा था, आर्ट्स का बैच चल रहा है। हाँ, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को इनमें से कौन सा समय पहले का है, कौन सा समय बाद का है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी पता है, हैं? हाँ, मतलब सिंधु घाटी का जो अस्तित्व था वो कब सामने आया, खोज तो अभी नहीं, वो तो अपने यहाँ पे खोज हुई है, इतनी पुरानी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मुझे बीसी में बताओ, मैं बीसी में जानना चाह रहा हूँ। हाँ, ईसा मसीह के जन्म से कितने बीसी पूर्व की ये सभ्यता है, कम से कम 2500 बीसी। कितना, 2500 बीसी। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी हुई, 2500 बीसी। मतलब 2500 वहां कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। 2500 यहाँ तक आएगा, जीरो होगा, फिर जीरो से तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, 2026 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कहाँ तक, अब 2026 चल रहा है। तो 2026 ये हो गए और 2500 साल वो हो गए। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी हो गई, लगभग 2700 साल पुरानी। ध्यान रखेंगे, बीसी में गिनती उल्टी चलती है
और जो एडी है, ईसवी है, उसमें गिनती कैसे चलती है? सीधी चलती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा उल्टा चलता है मामला, है ना। अब मुझे ये बताओ कौन सी सदी चल रही है अभी? 20वीं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है सदी को काउंट करने में। 20वीं हो सकती क्यों है? 21वीं सदी है। कौन सी चल रही है? 21वीं सदी, है ना। अब मेरे को ये बताओ, मैंने लिखा है 1801, ठीक है। ये कौन सी सदी स्टार्ट हो गई? 1801। हाँ वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं हर साल आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। बच्चे इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, है ना, निकालने में कैसे काउंट करते हैं। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आता है काउंट करना, निकालना कि नहीं आता है। देखो 0 से लेकर के, है ना, 100 तक, ये तुम्हारी कौन सी सदी होगी? पहली सदी। कौन सी? पहली सदी, ठीक है। अब तुम्हारी 101 से लेकर के कहाँ तक? 199 तक, है ना, 200 तक मान लो। ये तुम्हारी कौन सी सदी होगी? दूसरी सदी होगी, है ना। वैसे 99 तक रखें तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारी 201 से, है ना, शुरू हो जाएगी। 201 से कहाँ तक? 200 300 तक मान लो, ये तीसरी सदी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब तुम्हारे 2026 चल रहा है, 2000 से स्टार्ट है ये, है ना, 2026 हो गया। तो 2001 से कौन सी 20वीं सदी तो ये निकल गई तुम्हारी। अब 2001 से ही कौन सी सदी लग गई तुम्हारी? 21वीं सदी लग गई। तो अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। अगर मैं बोलूँगा आप लोगों से 1750, इसका मतलब वो कौन सी सदी है? 17वीं सदी या 18वीं सदी? 18वीं 18वीं सदी होगी ना। अगर मैं बोलूँ 1501, कौन सी सदी चल रही है? 15वीं सदी या 16वीं सदी? 16वीं सदी चल रही है ना। 15वीं क्यों? 16वीं लग गई ना। अगर आगे 100 साल तो हाँ 100 साल रहते हैं सदी में, ठीक है। तो 15 तो खत्म हो गई 1500 पे, अब 16वीं स्टार्ट होगी 1501 से, ठीक है। तो काउंट करने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी? हाँ 100 साल तक चलता है, ठीक है। इसको ऐसे समझें, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते होंगे, तो मान लो किसी बल्लेबाज ने 100 रन बनाए, ठीक है। 100 रन बना करके वो निकल गया, 101 रन पे खेल रहा है। कौन सी सेंचुरी में चल रहा है वो? फर्स्ट सेंचुरी में कि सेकंड सेंचुरी में? सेकंड सेंचुरी में प्रवेश कर गया ना। तो यही है ना। ये 1501 हो गया, तो क्या ये 15वीं सेंचुरी में खेल रहा है अभी? 16वीं में इंटर कर गया, तो 16वीं सदी चल रही है ना। ऐसे यानी कि उसका पहले पीछे का अक्षर एक देख लो। हाँ पीछे का अक्षर देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वो 00 है ना, तो वो वही सदी है, और बढ़ गया है 1 भी हो गया है तो वो सदी चेंज हो गई, ठीक है। 1857 में क्या हुआ था? हमारे यहाँ पे एक क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं। इसका मतलब उस क्रांति को हुए 1857, 1800 साल तो पूरे हो चुके, 57 और हो चुके, है ना। इसका मतलब 18वीं सदी तो गई, कौन सी सदी लग गई है? 19वीं सदी चल रही है ना। ज़्यादा गोल गोल तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ अब मुझे ये बताना, मैं 4 आप लोगों को घटनाएं बता रहा हूँ, ठीक है। उनमें से बताना आप लोग 0 के कौन नज़दीक है। 0 का मतलब ईसा मसीह के जन्म के नज़दीक कौन सी घटना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2500 BC पूर्व, 2500 BC में हुई थी, है ना, अस्तित्व में आई थी। एक बार क्या हुआ, ये जो नॉर्थ कोरिया है, अब आप लोगों को नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पता होगा, नॉर्थ कोरिया कहाँ है ना। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम पूरे मैप के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को मैप समझा दूंगा अच्छे से।
तब हम आकर के सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। तो सर आगे कैसे करना पड़ेगा, गूगल में आ जाएगा, गूगल में आ जाएगा। भूगोल हाँ गूगल में भी रहेगा ये। भूगोल में रहेगा, हिस्ट्री में भी रहेगा, पॉलिटी में भी रहेगा, तुम्हें मैप तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना मैप के तो तुम समझ ही नहीं सकते। क्या अमेरिका की बात पॉलिटी में नहीं होगी? होगी ना। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की बात इसमें आएगी? नहीं आएगी। तुम ज्योग्राफी से पहले तो मैप तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता में बोल रहा हूँ आपको पता ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता थी कौन सी जगह। मैं बोलूंगा अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी साइट थी, अब तुम्हें अफगानिस्तान का ही नहीं पता कहाँ है अफगानिस्तान। मैप तो कंपलसरी है, बिना मैप के तो तुम्हारा आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैप को अपन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसको ज्योग्राफी में नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में करने के लिए बैठोगे तो ज्योग्राफी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी की मैप की सारी बातें गायब हो जाएंगी माइंड से। चलो मैंने क्या बताया? वो एक वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। हाँ, मैं पूछ रहा था ईसा मसीह के जन्म के नजदीक वाली घटना कौन सी है। जैसे मैंने पहली घटना पूछी सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC। दूसरा है अशोक का समय, आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं अशोक महान मौर्य साम्राज्य, हाँ हाँ, उसका समय था 268 BC 268 BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। उसके बाद आज का दिन, आज है 2026। इनमें से सारी घटनाओं में से उसके नज़दीक कौन सी है? ईसा पूर्व को, उसके क्या नाम है? ईसा मसीह के जन्मदिन यानी कि 0 के नज़दीक। तो आज का दिन भी है। आज का दिन कैसे हो जाएगा? जन्म की बात पूछ रहे हो? जन्म के नज़दीक पूछ रहा हूँ, पहले या बाद के ना पूछ रहा हूँ, जन्म के नज़दीक बताओ, चाहे पहले या बाद में। अशोक वाला होगा ना नज़दीक, क्योंकि उसका समय क्या है 265 BC के आसपास, है ना अशोक वाला। उसके बाद तुम्हारा ज़्यादा करीब कौन सा होगा? 1947, हमारी आज़ादी का समय, भारत की आज़ादी का समय कितना? 1947, है ना, 1947 वर्ष। आज का समय 2026 है, ये तो 2000 वर्ष पुराना हो गया। और उसको देखे अपन सिंधु घाटी सभ्यता को, तो वो तो 2500 BC है, वो बहुत पीछे रह गया, ठीक है। तो कुछ माइंड की कुछ एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी, हो रही है? तुम्हारे खुल रहे हैं कपाट से माइंड के कि नहीं खुल रहे? खुल रहे हैं ना। हाँ, वहाँ आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाया गया था पहले दिन, जहाँ गए थे पढ़ने के लिए एक दिन? नहीं पढ़ाया था? कुछ नहीं पढ़ाया था ऐसा? क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए थे, बता ना। क्या करें उसमें? चैप्टर ही हटेगा, वो भी आंसर ले रहा है। ये चैप्टर नहीं है उसकी और पर लिखा है। ये क्वेश्चन आंसर लिखा दिए थे ना। यही है असलियत हमारे बानमोर के टीचर्स की। ये जो चीज़ें समझाने की पढ़ाने की थी, बताया ही नहीं सदी क्या होती है, ये क्या होती हैं सारी चीज़ें, जो आर्ट्स की बेसिक डिमांड है। आप लोगों को मैप अच्छे से आना चाहिए, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप भी आना चाहिए, है ना, और इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी आना चाहिए। तो बेसिक में तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ना कि कौन सी इशू में आया था, कौन सा याद करें। हाँ, आप बेसिक जानकारी ऑब्जेक्टिव नहीं ला सकते। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि शुरू करने से पहले टीचर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे चलता है रट्टाफिकेशन। और रट्टाफिकेशन इसीलिए चलता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे भी यही चाहते हैं, बच्चे भी ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, वो चाहते नहीं है पढ़ना, मुझे कोई दिन पता नहीं है। वो चाहते नहीं है पढ़ना, वो चाहते हैं कि सर बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें कुछ मिल जाए, उनको रट्टा लगा लें, एग्जाम में लिख दें, पास हो जाएं। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है तो आप लोग अपना पैसा वेस्ट ना करें, घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसे पढ़ने से अच्छा तो क्यों पैसा वेस्ट करें, घर पर बैठ के पढ़ लो, तो ऑनलाइन मिल जाएगा ना। हाँ, डिकेड जानते हो आप लोग? डिकेड, दशक की बात करेंगे हम बार बार, है ना, इतने दशक उतने दशक। डिकेड मतलब दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल। सेंचुरी का पता चल गया आप लोगों को? सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल, ठीक है।
मैं लिखा देता हूँ, सेंचुरी यानी कि सदी या शताब्दी, शताब्दी। इसमें होते हैं तुम्हारे कितने साल? 100 साल, ठीक है। एक होता है मिलेनियम, जानते हो आप लोग इसको? मिलेनियम, मिलेनियम मतलब सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 साल। कितने साल? 1000 साल, ठीक है। बस हमारा इतने से काम हो जाएगा, है ना? है? हाँ, दशक में 10 साल, शताब्दी में 100 साल, और मिलेनियम में यानी कि सहस्त्राब्दी में 1000 साल, ठीक है। ये जब अपन वो पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, जब अपन वो उसका चैप्टर पढ़ेंगे महाभारत वाला, महाभारत वाले चैप्टर में तुम्हारा ये सहस्त्राब्दी वर्ड आएगा, तो वहाँ आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा कि सहस्त्राब्दी होता क्या है। सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 साल, है ना। तो ये हुई तुम्हारी आज की क्लास, ठीक है। बाकी अपन मैप के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिटेल टाइमलाइन बारे में, समय रेखा के बारे में हो गई, ठीक है। कल अपन उसको पढ़ेंगे, मैप को। तो आप लोग अपना पहला एक्सपीरियंस बता सकते हैं, पहले दिन का कैसा रहा। स्कूल में कौन पढ़ाता तुम लोगों को? क्लास ही नहीं लगती है? 10 तक लगता है, और फीस पूरी लेते हैं। क्या खेल है अपने यहाँ पे स्कूलों का। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे डरते हैं स्कूल वालों से, शिकायत नहीं करते हैं। अगर सब बच्चे इकट्ठा होकर के क्लास से जाएंगे, नहीं हमारी तो क्लास लगनी चाहिए, टीचर लाओ कहीं से भी, नहीं तो हम करते हैं शिकायतें। बच्चों को दबाया जाता है, हाँ, दबाया जाता, वही तो कह रहा हूँ, बच्चे डरते हैं, दबा दिया जाता है बच्चों को। और अगर कोई डरे ना, शिकायत कर दे, तो ये तो टीचर लाएंगे कि सब लाएंगे, सबको लाएंगे और बढ़िया पढ़ाएंगे भी। चलो कभी करेंगे इस सब चीज़ों पे बातें अपन।